आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं। 50 साल में कितना कुछ बीत जाता है। मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी को जिया है। आपातकाल के 636 दिनों में संघर्ष किया है। एक एक दिन व्यवस्था से लड़े। आपातकाल के वक्त वाले मोदी के अनुभव और उसकी टीस बहुत गहरी है। इसलिए जब देश के संविधान और अधिकार की बात आती है तो मोदी कांग्रेस से इमरजेंसी पर हिसाब मांगना नहीं भूलते। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू कर दिया, ये कहकर कि देश के अंदर बहुत आंतरिक अशांति है। हजारों ऐसे विपक्षी नेता, कार्यकर्ता और ऐसे लोग जिन्होंने सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए हुए जेल में भेज दिया गया। ऐसे कठिन समय में कई लोगों और संगठनों ने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की। इन्हीं में से एक थे नरेंद्र मोदी, जो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक थे। मोदी ने अंडरग्राउंड रहकर इमरजेंसी के कई ऐसे कानूनों के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाया, भेष बदलकर पुलिस से बचते रहे और विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर विरोध को संगठित किया। उनकी इन कोशिशों ने प्रतिरोध की भावना को जिंदा रखा और आगे चलकर देश में लोकतंत्र की वापसी का रास्ता तैयार किया। इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश के लोकतंत्र पर ताले लगा दिए थे और लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष चलता था, मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय मुझे समाज के बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला, दुनिया को अलग रूप से जानने का अवसर मिला। मैं अंडरग्राउंड था, पढ़ने का भी बहुत अवसर मिला। लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र के भिन्न भिन्न पहलू, उसके सामर्थ्य को मैंने समझा और उसने मुझे एक एक्सपोजर पे दिया, वाइड रेंज थिंकिंग। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए। जब गूंज उठा नारा भारत माता की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। सारा देश बोल उठा जय प्रकाश जिंदाबाद, तो दहल उठे तानाशाह। भुकुटियां तन गई, लाठियां बरस पड़ी सीनों पर, माथे पर। कविता की लाइनें प्रधानमंत्री मोदी की निजी डायरी की हैं। ये वो वक्त था जब नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। 1973-74 में जब नरेंद्र मोदी संघ प्रचारक के तौर पर सक्रिय थे, उन दिनों गुजरात में छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन तेज हो गया था। छात्रों के आंदोलन से जुड़ने वाले दलों में उस वक्त जनसंघ भी था और उस वक्त नरेंद्र मोदी जनसंघ के स्टूडेंट विंग ABVP के इंचार्ज थे। लिहाजा वो भी नवनिर्माण आंदोलन में कूद पड़े। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था कि गुजरात सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था।
इस आंदोलन को जननायक जयप्रकाश नारायण ने समर्थन दिया था और इस आंदोलन के बाद ही देश ने इमरजेंसी का दौर देखा था। क्योंकि आप सोचिए ऐसा माहौल जहाँ की थोड़ा भी अगर पुलिस को पता लगे तो वो आपको सीधे जेल में डाल देगी बिना किसी प्रश्न के। और ऐसे में बच के रहना और पूरे एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना ये मोदी जी के कंधों पर आ गया था। जैसे ही इमरजेंसी का ऐलान हुआ, अहमदाबाद में संघ के दफ्तर में हड़कंप मच गया। तमाम संगठनों में पाबंदी लगा दी गई थी, जिनमें आरएसएस भी था। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब आपातकाल में गुजरात में लिखा है, इमरजेंसी की उस रात संघ के दफ्तर में रात भर फोन खनखनाते रहे। सुरक्षित जगह अहम दस्तावेज ले जाने, दफ्तर खाली करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए संघ के बड़े नेताओं के निर्देश दिल्ली और नागपुर से लगातार आ रहे थे। इसलिए इमरजेंसी की वो पहली रात संघ के दफ्तर को समेटने और सहेजने में गुजर गई। संघ पर प्रतिबंध के बाद देश भर में संघ नेताओं की धरपकड़ तेज हो गई थी। आपातकाल में गुजरात किताब में नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि संघ के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं समेत राज्य भर के 141 कार्यकर्ता पकड़ लिए गए थे। पुलिस संघ के कार्यकर्ताओं को तलाश रही थी। संघ के 22 जिला कार्यालयों को सील कर दिया गया था। ऐसे हालात के बीच 7 जुलाई 1975 को संघ के विभाग प्रचारकों की बैठक अहमदाबाद में बुलाई गई थी। इस बैठक में नरेंद्र मोदी सिख का वेश बनाकर शामिल हुए थे। साथियों, संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद ऐसे मुश्किल हालत में काम कैसे किया जाए, इसी बात पर चर्चा के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। मेरा तो ये सुझाव है कि चूंकि संघ पर प्रतिबंध लग चुका है, इसलिए अब हमें लोक संघर्ष समिति के कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। प्रेस पर प्रतिबंध है, ऐसे में हम लोगों से संपर्क रखते हुए उन तक समाचारों को कैसे पहुंचा सकते हैं? सूचनाओं के लेन देन के लिए अहमदाबाद के अपने उद्योगपति मित्र उनके कार्यालय को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और अपने जो साथी अंडरग्राउंड है उनको एक डुप्लीकेट नाम दे देते हैं ताकि वो पुलिस से बच सकें। तो ठीक है, अगली बैठक के बारे में आप सभी को सूचना दे दी जाएगी। जय हिंद। तो भेष बदलना इनको आता था और देखिए कैसे भेष बदले। कभी सरदार जी बन गए, सरदार जी बन गए तो वो इनके अपने लोग ही इनको नहीं पहचान पाते थे, तो आराम से वो जाके अपने कार्य को कर सकते थे। सन्यासी बन के चले गए कभी। पूरे अंडरग्राउंड मूवमेंट के समय इनका नाम प्रकाश था और पुलिस को भनक लगी कि प्रकाश कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसको पकड़ने से काफी कुछ मिल सकता है, लेकिन प्रकाश को खोजते रहे, प्रकाश को उन्हें पता ही नहीं लगा। कई बार मोदी पुजारी, बटुक भाई आदि जैसे और भी कई भेष बदलते थे। इन्हीं भेषों की वजह से पुलिस और अन्य अधिकारी कभी भी उनकी सही जगह का पता नहीं लगा पाए। अक्सर वो वहां तब पहुंचते थे जब मोदी कई घंटे या कई दिन पहले ही वहां से जा चुके होते थे। नरेंद्र मोदी की सबसे पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी ये थी कि वो हर हाल में गिरफ्तारी से बचे रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता था कि उनके सबसे सक्रिय और सबसे प्रभावशाली कार्यकर्ता जेल से बाहर और पुलिस की नजरों से दूर रहे ताकि भूमिगत आंदोलन चलता रहे। आपातकाल के 21 महीनों में गुजरात का शायद कोई ही ऐसा इलाका हो जहां नरेंद्र मोदी ना गए हों, चाहे वो वडोदरा हो, अहमदाबाद हो, राजकोट हो। इन सब की यात्राओं के दौरान ही मोदी ने अपनी एक नई पहचान बनाई, बटुक भाई। उनके पीछे सदैव पुलिस थी, लेकिन बेस बदलकर पुलिस के बीच में से निकल जाए फिर भी पुलिस पकड़ ना पाए। जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब मोदी संघ के प्रचारक भड़के। यही वजह है कि जब संघ के बड़े नेता पकड़ लिए गए थे तब भी वो आजाद घूम रहे थे। इमरजेंसी के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था आपातकाल का विरोध करने वाले और लोकतंत्र की रक्षा की बात करने वाले प्रकाशनों को जुटाना, छापना और बांटना। अगर पुलिस या सरकारी तंत्र को इन योजनाओं की भनक लग जाती तो लोग, मशीनरी और जगह तीनों को ही बंद कर दिया जाता। ये खतरनाक जिम्मेदारी उस समय आरएसएस के सबसे सक्रिय कार्यकर्ताओं में से
नरेंद्र मोदी के कंधों पर थी, जो अब तक गिरफ्तारी और पहचान से बचने में सफल रहे थे। मोदी जानते थे कि अगर आपातकाल विरोधी सामग्री डाक से भेजी गई तो पूरा नेटवर्क पकड़ा जा सकता है। उनकी सलाह पर कार्यकर्ताओं ने पुस्तिकाएं, पैम्फलेट और किताबें अपने सामान में छिपाकर राज्यों में पहुंचाना शुरू किया। सामग्री को सीधे सीधे बंटवाने से कार्यकर्ताओं और लोगों पर खतरा आ सकता था, इसलिए नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी योजना बनाई। अब सामग्री और पुस्तिकाएं नाई की दुकानों पर रखी जाने लगी ताकि जो भी वहां आए वो इसे पढ़ सके या इसे आगे बढ़ा सके। इसके अलावा मोदी ने यह भी सुनिश्चित किया कि ये सामग्री संतों, प्रचारकों और पुजारियों को भी दी जाए ताकि वे इसे ग्रामीण भारत के कोने कोने में ले जाकर लोकतंत्र की अलख जलाए रखें। इमरजेंसी के समय भी उनकी ओर से जो लिटरेचर आता था तो वो वितरण करना, किस किस को देना चाहिए। नाई की दुकान पे रखिए ये लिटरेचर, क्योंकि नाई की दुकान पर काफी कॉमन मैन भी आते हैं, जो लोग गांव में नेतृत्व करते हैं, संत लोग हैं, पुजारी है, जहाँ लोग जाते हैं उनकी बात सुनते हैं, उसको ये साहित्य पहुंचाओ तो वो कुछ न कुछ बात करेगा। उस समय ऐसा प्रकार का उनका मार्गदर्शन भी रहता था। हमारे जनसंघ के छोटे छोटे कार्यकर्ता, सब्जी वाला, कोई दूध वाला, जेल में गए तो उनका घर तो कैसे चले। नरेंद्र भाई बाहर होते, ये नहीं करते तो मुझे आज भी कंपन होती है कि ये कार्यकर्ता का घर कैसे चलता और क्या होता। नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश देते थे कि जब भी वो अपनी गुप्त बैठकों के लिए मिलें तो वो अपने जूते और अपनी चप्पलें बड़े बेतरतीब तरीके से रखें, क्योंकि आमतौर पे आरएसएस के एक अनुशासित कार्यकर्ता वे लोग जब मिलते थे तो अपने जूते चप्पलें बिल्कुल एक लाइन में बड़े करीने से सजाकर रखते थे, जो कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए या पुलिस के लिए एक संकेत हो सकता था। अगर चप्पलें बेतरतीब तरीके से रखी जाएं तो वो सामान्य जैसी लगेंगी और शक की गुंजाइश कम होगी। इमरजेंसी आई, नरेंद्र भाई ने तुरंत ही एक आयोजन बनाया सभी कार्यकर्ताओं को नया फोन नंबर देने का। तो हम साइकिल पे प्रवास पे निकले। वो टाइम पे 5 डिजिट के फोन नंबर थे अहमदाबाद में। तो नरेंद्र भाई ने एक तरीका बताया कि लास्ट 2 नंबर, फॉर एग्जाम्पल 54 आता है तो 45 उलट सुलट करके लिखने का, जिससे कारण शायद वो कार्यकर पकड़ा गया, उनका कांटेक्ट जिसके साथ करने का है वो भी पकड़ नहीं जाए। तो इमरजेंसी में ये करते थे। आरएसएस के ज्यादातर दफ्तरों पर सरकार ने कब्जा कर लिया था। ऐसी हालत में नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारियां बढ़ गई। वो लगातार भूमिगत नेताओं के संपर्क में थे। एक बार मोदी सिख युवक के भेष में एक बैठक के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली कि मोदी वहां मौजूद हैं। पुलिस ने वहां मौजूद एक सिख युवक से पूछताछ की और बाकी घरों में तलाशी लेने को कहा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि वही सिख युवक असल में नरेंद्र मोदी थे। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया। तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। इन दिनों संघ प्रचारक लालजी पटेल भी कई दफा नरेंद्र के साथ थे। इमरजेंसी में हम दोनों ने भूगर्भ में साथ में काम किए और मैंने मेरा नाम बदल दिया तो मैं लालजी भी हो गया, वो सरदार जी हो गए। तो पगड़ी पहनकर घूमते रहे। वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं नहीं जानता था मोटरसाइकिल। हम दोनों साथ में काम करते रहे और बड़ा अच्छा काम किया। तब से हमारी मित्रता ज़्यादा अच्छी बन गई। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने खुद को स्वामी जी के रूप में पेश किया। भगवा कपड़े पहनकर साधु का भेष बनाया। एक बार स्वामीनारायण संप्रदाय के एक आचार्य उस कार्यकर्ता के घर आए जहां उन दिनों नरेंद्र मोदी ठहरे हुए थे। घर वालों ने नरेंद्र मोदी को आचार्य से स्वामी जी के रूप में मिलवाया, जो उदयपुर से आए थे। परिचय के बाद असली सन्यासी और परिस्थितियों के कारण स्वामी जी बने नरेंद्र मोदी के बीच मजेदार बहस भी हुई। मोदी न सिर्फ रणनीति बनाते थे, बल्कि युवा कार्यकर्ताओं को नैतिक संबल भी देते थे। पोरबंदर में जब सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए और एक युवा हतोत्साहित हुआ तो मोदी ने कहा, अगर तुम अकेले भी रह जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, अगर इरादा सही है
तो एक व्यक्ति भी काफी है। लोकतंत्र को जीतना ही चाहिए। मोदी को गुजरात में राष्ट्रीय नेताओं की यात्राओं और सुरक्षा का भी जिम्मा दिया गया था। इन नेताओं पर अक्सर गिरफ्तारी के वारंट जारी होते थे, इसलिए मोदी सार्वजनिक सभाओं और मुलाकातों की योजना बहुत सावधानी से बनाते थे, ज़्यादातर आम कार्यकर्ताओं के घरों में, ताकि भीड़ से किसी को शक न हो। और जिस दिन बैठक होनी होती उस दिन घर में सत्यनारायण कथा या इसी तरह की कोई धार्मिक गतिविधि रखी जाती थी। मोदी यह भी सुनिश्चित करते थे कि कार्यकर्ता कुछ नेताओं को गुजरात से बाहर सुरक्षित निकालने में भी मदद करें। उनकी योजना इतनी गोपनीय होती थी कि कार्यकर्ताओं को यह भी पता नहीं होता था कि वो किसे, कहां और क्यों ले जा रहे हैं। अहमदाबाद सिटी में भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते थे तो उस समय वो सरदार जी के रूप में आते थे। कोई नहीं जानता था कि कौन है। बाद में जब कमरे में जाकर वो अपनी पगड़ी उतारते थे, अरे बोले ये तो नरेंद्र मोदी है। मोदी ने आपातकाल विरोधी नेताओं जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, दत्तोपंत ठेंगड़ी और वीएम तारकुंडे की गुजरात यात्रा का आयोजन किया। उन्होंने सुरक्षित ठिकानों में कई रास्तों वाली गुप्त मीटिंग्स की निगरानी की। जब आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता केशवराव देशमुख गिरफ्तार हुए तो उनके पास आरएसएस की गतिविधियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज थे और उन्हें जेल से निकालना नामुमकिन था। तब नरेंद्र मोदी ने मणिनगर में रहने वाले एक स्वयंसेवक की मदद से देशमुख जी से चुपचाप मुलाकात की और सुरक्षित तरीके से उन दस्तावेजों को जेल से बाहर निकाल लिया। केशवराव जी हैं, उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसमें आरएसएस के वर्कर्स का लिस्ट है। अगर वो लिस्ट चला जाए पुलिस के पास तो सबको घर घर जाके अरेस्ट कर लेंगे। तो उस लिस्ट को इन्हें पता है कि वहाँ चला गया, अब कैसे उनसे लिया जाए। तो भेस बदल के जाना जेल में और उसको लिस्ट को बाहर निकालना जिससे कि पुलिस के हाथों न लगे। और मोदी जी सक्सेसफुल रहे थे कि मोदी जी बचपन में भी ये पार्ट करते थे थिएटर ग्रुप्स में। इनका थिएटर ग्रुप्स था, इसमें ये एक्टिंग करते थे। आपातकाल के 636 दिनों के संघर्ष की ऐसी अनगिनत कहानियों को नरेंद्र मोदी ने संघर्षमय गुजरात किताब केवल 23 दिनों में बिना किसी संदर्भ सामग्री की मदद के पूरी तरह अपनी याददाश्त के आधार पर लिखी थी। इस दौरान उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था और केवल नींबू पानी पीकर लगातार लिखते रहे। संघर्षमय गुजरात की पांडुलिपि के एक पन्ने का शीर्षक है मीसा का कोड़ा बरसा। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जे पटेल ने इस किताब की सराहना की। इसी किताब को हिंदी में अनुवाद करके आपातकाल में गुजरात के नाम से छापा गया, जो आज भी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार की ज्यादतियों को बताने वाली अहम किताब मानी जाती है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब देश में चुनाव हुए, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, उधर गुजरात में भी बाबूभाई की जनता मोर्चा की सरकार थी। इसीलिए अहमदाबाद में हेडगेवार भवन गुलजार हो गया था। इमरजेंसी हटने के अगले साल नरेंद्र मोदी को तरक्की देकर गुजरात के 6 जिलों का इंचार्ज प्रचारक बना दिया गया था। राज्य में संघ और उससे जुड़े संगठनों के बीच तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई थी। और इसी के बाद से मोदी तेजी से संघ में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए।
लेकिन जब 1987 में उन्हें गुजरात बीजेपी में संगठन मंत्री बनने का मौका मिला तो उनके लिए सक्रिय राजनीति के दरवाजे भी खुल गए। मोदी राजनीति में आए और देश के शीर्ष सत्ता तक पहुंच गए। लेकिन आज 50 साल बाद भी लोकतंत्र पे लगे इस घाव की टीस उन्हें याद रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।